हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। यदि हम बात करें कि समानता कितने प्रकार की होती है ना, तो कुछ अलग अलग विद्वानों की बातों के आधार पर समानता के कुछ प्रकारों की चर्चा हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम सबसे पहले उसी प्रकार की चर्चा करेंगे जिससे हमने अपनी बात शुरू की थी। समानता का पहला प्रकार होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल इक्वालिटी या प्राकृतिक समानता। नेचुरल इक्वालिटी या प्राकृतिक समानता का मतलब क्या है? जो लोग प्राकृतिक समानता का समर्थन करते हैं उनका यह मानना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है। सभी मनुष्यों की शारीरिक संरचना या उनके अंदर जो इंद्रियां हैं, है ना, वो इंद्रियां एक जैसी है। इसीलिए जब प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है तो उनके साथ व्यवहार भी समान होना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि प्राकृतिक समानता की ये जो धारणा है वो भ्रामक धारणा है। भ्रामक धारणा क्यों? क्योंकि ये जो समानता की बात की जा रही है, ये जन्मजात समानता जो मिलती है प्रकृति से, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अगर प्राकृतिक समानता की बात करते हैं तो प्रकृति तो असमानता भी उत्पन्न करती है ना। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक तौर पर हर व्यक्तियों के अंदर इंद्रियां हैं इसलिए मनुष्य समान है, तो प्रकृति बल, बुद्धि, क्षमता, योग्यता के आधार पर भी तो भेद करती है, जेंडर के आधार पर भी तो भेद करती है। तो जिस तरह से प्राकृतिक समानता का अस्तित्व है उसी प्रकार से प्राकृतिक असमानता का भी अस्तित्व है। इसीलिए अगर केवल यह कह दिया जाए कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, तो ये एक भ्रामक धारणा है ना। प्राकृतिक समानता का ये जो प्रकार है वो एक भ्रामक प्रकार है, उतना प्रभावी नहीं है। इस समानता का, प्राकृतिक समानता का केवल इतना महत्व है कि इस समानता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जिसने भी इस समाज में जन्म लिया है उस व्यक्ति को समान, उसके व्यक्तित्व को समान महत्व देना चाहिए। मतलब व्यक्ति की जो गरिमा है, जैसे हम कहते हैं जीवन जीने का अधिकार जो जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान महत्व प्रदान करना चाहिए। तो ये जो पहला प्रकार है उसको हम प्राकृतिक समानता के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है समानता का वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि राजनीतिक समानता। अब इसको समझने की कोशिश करना, यहां से थोड़ी हम अलग बात करने जा रहे हैं। राजनीतिक समानता का मतलब क्या है? देखिए, हर राज्य के अंदर, यहां राज्य का मतलब देश से है ना, हर राज्य के अंदर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, राजनीतिक गतिविधियां होती है। जैसे अगर आप भारत की बात करो तो भारत के अंदर चुनाव होते हैं। चुनाव क्या है? एक राजनीतिक गतिविधि है। हर नागरिक वोट डालने का अधिकार रखता है, वो वोट डालता है, तो ये क्या है? ये राजनीतिक गतिविधि है। जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार या जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार सबको है, ये क्या है? ये राजनीतिक गतिविधि है। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, तो ये राजनीतिक दल बनाना क्या है? राजनीतिक गतिविधियां हैं। कहने का मतलब हर राज्य के अंदर राजनीतिक गतिविधियां होती हैं और जब उस राज्य के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को, ध्यान से समझना, जब राज्य के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को उस राज्य के अंदर जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उसमें भाग लेने का समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होता है, तो उसको हम राजनीतिक समानता कहते हैं। बस इतना सा ये अर्थ है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि हर राज्य के अंदर, हर देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उन राजनीतिक गतिविधियों में उस राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोगों को भाग लेने का समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होता है, तो उसको राजनीतिक समानता के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन यहां आप एक चीज ध्यान रखना, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, राजनीतिक समानता निरपेक्ष नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक समानता के अंदर सभी लोगों को शामिल किया जाए, यह राज्य तय करता है किन किन को शामिल करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम,
वोट डालने का अधिकार, ये एक वोट डालना राजनीतिक गतिविधि है ना, लेकिन वोट कौन डालेगा? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर वयस्क मताधिकार के तहत ये कहा गया है कि जो लोग 18 वर्ष की आयु के को पूरी कर चुके हैं, है ना, वही व्यक्ति वोट डालने का अधिकार रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि 18 वर्ष से कम कोई भी हो, उसको वोट डालने वाली राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब राजनीतिक समानता किस रूप में क्रियान्वित होगी ये राज्य के द्वारा तय किया जाएगा, राज्य कानून बनाकर ये तय करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि एक बच्चे को वोट डालने का अधिकार नहीं है इसलिए ये राजनीतिक समानता नहीं है। राजनीतिक समानता को सापेक्ष बनाया जाता है, सापेक्ष बनाने का मतलब कानून के द्वारा ये तय किया जाता है। इसी तरह से अगर कोई अपराधी है ना, तो अगर अपराधी को हम ये कह दें कि इसको जनता का प्रतिनिधित्व प्रदान करके इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो नहीं, ये नहीं, क्योंकि कानून में ये तय कर दिया गया है कि जो अपराधी है उसको प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं है, लेकिन बाकी जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, जो भी जिसका कैरेक्टर सही है, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उसको जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार है ना। आप लोगों को यह भी पता होगा कि संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं तय की गई है, मिनिमम आयु इतनी होनी चाहिए या ये क्वालिटीज होनी चाहिए। हर व्यक्ति जो उन योग्यताओं को पूरा करता है उसको उन राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। तो कहने का मतलब क्या है कि दो बातें इसमें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला कि देश के अंदर या राज्य के अंदर जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है उनमें सभी को, राज्य के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को भाग लेने का समान अधिकार और समान अवसर तो रहता है, पहली बात, लेकिन वो समान अवसर और समान अधिकार किस तरह से मिलेगा ये राज्य के कानूनों के द्वारा तय किया जाता है। तो ये समानता का दूसरा प्रकार जिसको हम राजनीतिक समानता बता सकते हैं। तीसरा प्रकार जो और महत्वपूर्ण है जिसको हम कहते हैं सिटीजन इक्वेलिटी, नागरिक समानता। देखिए अब इसमें आपको एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है पहला जिसको समझने की जरूरत है, नागरिक किसको कहते हैं, है ना। नागरिक का संबंध है व्यक्ति और राज्य से। मतलब जैसे अगर मैं कहूं मैं भारत में रहता हूं तो खाली रहने मात्र से मैं नागरिक नहीं बन गया। अगर मेरा संबंध उस देश से है, मेरी पहचान उस देश से है, नागरिकता का मतलब व्यक्ति और राज्य के बीच का एक संबंध जिसमें व्यक्ति को राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जन्म के आधार पर या विवाह के आधार पर या और बहुत सारे संविधान ने हमारे यहाँ आधार तय कर रखे, उससे किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो नागरिकता का मतलब एक देश में रहने वाला व्यक्ति जिसको राज्य ने अपनी मान्यता प्रदान कर रखी है। तब ऐसा व्यक्ति जो कि उस राज्य का नागरिक है, तो नागरिक होने के नाते राज्य के द्वारा जो भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जब प्रत्येक नागरिक चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या पुरुष हो या महिला हो या किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, रंग का हो, जब प्रत्येक नागरिक को राज्य की सुविधाओं का, राज्य के अधिकारों का, राज्य की स्वतंत्रताओं का उपयोग करने का समान अवसर प्राप्त होता है तो उसको हम नागरिक अधिकार कहते हैं। ये पहली बात नागरिक समानता कहते हैं। ये पहली बात हम नागरिक समानता में बता सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक नागरिक होने के नाते राज्य जिन जिन सुविधाओं को प्रदान कर रहा है, जब राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उन सुविधाओं का प्रयोग करने का समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त करता है तो वो नागरिक समानता है। यहां पर एक चीज और हम जोड़ सकते हैं कि नागरिक समानता कानून के समक्ष समानता से जुड़ा हुआ है। कानून जिसको एक दूसरे शब्द से और हम समझ सकते हैं विधि, है ना। एक राज्य में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शासन में पदाधिकारी हो, चाहे वो व्यापार करने वाला व्यक्ति हो या मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, सभी लोग जब कानून के समक्ष समान हैं, कानून जब सभी लोगों को समान संरक्षण प्रदान कर रहा है, ये कानून किसने बनाए? राज्य ने बनाए। तो राज्य के कानून जब सभी पर समान रूप से लागू हो रहे हैं, सभी का मतलब सभी नागरिकों पर, तो ये नागरिक समानता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नागरिक समानता जो है वो विधि के शासन से जुड़ा हुआ है। विधि के शासन का मतलब ही यही है कि राज्य में कोई बड़ा छोटा नहीं है, बड़ी है तो विधि है, कानून सबसे बड़ा है
और कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई और हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, सभी कानूनों के अधीन है और सभी पर कानून समान रूप से लागू हो रहा है। वो कानून जो राज्य के द्वारा बनाया गया है, और सभी पर इसलिए समान रूप से लागू हो रहा है क्योंकि सभी राज्य के नागरिक हैं। तो ये नागरिक समानता, जो समानता का तीसरा प्रकार हम बता सकते हैं। चौथा एक और प्रकार यहां पर बताया जा सकता है, वो है सामाजिक समानता। आप लोगों ने बचपन से एक लाइन सुनी है, पढ़ी है, देखी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब लोग मनुष्य हैं और हम सामाजिक प्राणी हैं बेसिकली। क्यों सामाजिक प्राणी है? क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, है ना। राज्य अलग चीज है और समाज अलग है। समाज और राज्य को एक जैसा नहीं समझ सकते। समाज का स्वरूप बहुत बड़ा है, राज्य तो उस बहुत छोटे स्वरूप वाला छोटे स्वरूप वाली संस्था है। तो मनुष्य बेसिकली समाज में रहता है, इसलिए वो एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन समाज में रहते हुए मनुष्य खुद बहुत सारी असमानताओं को जन्म देता है ना। अब वो असमानताएं आती कहां से हैं? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मनुष्य जिस समाज में रहता है, उस समाज में बहुत सारी विविधताएं हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं भारत का। भारत एक देश भी है, एक राज्य भी है, और ये हमारा एक अपना समाज भी है, भारतीय समाज, है ना। अब इस समाज में बहुत सारी विविधताएं हैं। विविधताओं का मतलब, राजस्थान में अलग तरह का खाना खाते हैं तो गुजरात में अलग खाते हैं, पश्चिम बंगाल में अलग तरह का खाना खाते हैं तो तमिलनाडु में अलग तरह का खाना, खान पान सब जगह अलग अलग है। इसी तरह से बोलचाल अलग अलग है, रहन सहन, पहनावा, संस्कृति, ये सब अलग अलग है। समाज के अंदर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, है ना। और इन्हीं विविधताओं के चलते समाज में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं और अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर भारत के अंदर देखें तो हमारे यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू धर्म के अंदर ये 4 प्रमुख वर्ण शुरू से विद्यमान रहे हैं। दूसरे समाजों में, अगर हम पाकिस्तान में चले जाएं तो वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होंगे। अमेरिका में चले जाएं तो वहां ये नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर अमेरिका में ईसाई धर्म का बाहुल्य है, पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म का बाहुल्य है। तो हर समाज की जो संस्कृति होती है, उस संस्कृति के अनुरूप वहां पर सामाजिक व्यवस्थाएं विद्यमान होती है और सामाजिक संरचनाओं का निर्माण होता है। लेकिन जब हम सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी समाज के अंदर उसकी चाहे कोई भी संरचना हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, जब उस समाज के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं के आधार पर समान अवसर प्राप्त होते हैं, सभी समाज के अंदर रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, उस समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति या वर्ग को किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो उसको हम सामाजिक समानता कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे जैसे भारतीय समाज की बात करते हैं, भारतीय समाज में हमारे यहाँ पर लंबे समय तक जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। पुरुषों को श्रेष्ठ माना गया और पुरुषों के स्थान पर स्त्रियों को यह कहा गया कि आपको घर की 4 दीवारी तक रहना है। इसी तरह से जातिगत आधार पर भी हमारे यहाँ पर कुछ जातियों को अगड़ी जातियां माना गया है, जिनको हर तरह के काम करने की आजादी थी, लेकिन कुछ जातियों को बैकवर्ड जाति माना गया और उनको बहुत सारे काम, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक काम को करने के लिए उनको नजरअंदाज किया गया। तो ये करने वाले कौन थे? ये करने वाले हम ही लोग हैं, समाज के लोग ही हैं जिन्होंने इस प्रकार का असमान व्यवहार किया। तो सामाजिक समानता क्या कहती है कि समाज में मनुष्यों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा जिन विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जाता है उनकी समाप्ति होना, और समाज के लोगों के द्वारा जिस प्रकार का भेदभाव मूलक व्यवहार किया जाता है उसको समाप्त करके जब समाज में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ण, रंग, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का हो, जब सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो वो सामाजिक समानता है। तो कहने का मतलब, सामाजिक समानता का मतलब समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार से जुड़ा हुआ है। ये सामाजिक समानता का चौथा प्रकार। एक आखिरी बात अगर हम करें तो समानता के प्रकार में हम अगली बात कर सकते हैं आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मुख्यतः आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई विचारधारा है। आर्थिक समानता हम लोग ये कह सकते हैं कि आधुनिक काल की देन है।
है ना। आर्थिक समानता का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति समाज के अंदर, राज्य के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। और जीवन यापन करने के लिए उसको क्या चाहिए? अर्थ, यानी कि पैसा चाहिए। तो अपना जीवन, हर व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके, आर्थिक क्षेत्र में वो उन्नति कर सके, इसके लिए जब हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होता है तो ये आर्थिक समानता है ना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक शब्द यूज किया था, जीवन यापन। आप लोगों ने बचपन से एक शब्द सुना, अब कुछ शब्द सुने होंगे कि हर व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जीने के लिए हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, इनको हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में बताते हैं। और ये मूलभूत आवश्यकताएं ऐसे ही पूरी नहीं होती है, इसके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। मतलब बेसिक जो नीड्स है, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके अलावा हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हो सकती हैं। मुझे मोबाइल भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे बड़ा बंगला भी चाहिए, लेकिन मैं बिना कार के, बिना बंगले के, बिना मोबाइल के जी सकता हूं, लेकिन मैं रोटी, कपड़ा और मकान के बिना नहीं जी सकता। इसीलिए इन इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और पर्याप्त अवसर मिले, देखो दो बातें मैंने बोली है, समान अवसर और पर्याप्त अवसर जब प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है कि वो धन का, संपत्ति का अर्जन कर सकता है, और समाज में जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनके ऊपर जब सभी को समान अधिकार प्राप्त रहता है, तो ये आर्थिक समानता का विषय बन जाता है। इसको हम आर्थिक समानता कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज और मैं बता रहा हूं, मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं इस बात को, फिर नई चीज इसमें जोड़ रहे हैं। आर्थिक समानता का मतलब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर देना, ताकि वो धन का उपार्जन कर सके और अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से चला सके। इसके लिए संपत्ति सबके पास होनी चाहिए, संपत्ति कमाने का अवसर सबको मिलना चाहिए। लेकिन आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी कि संपत्ति के समान वितरण, संपत्ति के समान वितरण का मतलब ये नहीं है कि सबके खाते में एक जैसे पैसे हो। जैसे मोदी जी ने कहा था ना, सबको 15-15 लाख दे दूंगा, है ना। तो जब हर समान संपत्ति के समान वितरण का मतलब ये नहीं है कि सबके पास एक जैसी संपत्ति हो। हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। समाज में संपत्ति के आधार पर 3 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों वर्गों के पास संपत्ति एक जैसी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य से संपत्ति अर्जित करते हैं, है ना। आज सपोज करो मैं इतना काबिल हूं कि मैं एक अच्छा बिजनेस चला सकता हूं, तो वो बिजनेस चलाकर मैं कानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित कर रहा हूं, और मेरे जैसा कोई और भी सक्षम व्यक्ति है, उसको भी ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहता और वो ये चाहे कि उसको मेरे बराबर संपत्ति मिल जाए, क्योंकि आर्थिक समानता की स्थिति है, तो ये गलत बात है। ये ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। आर्थिक समानता का मतलब क्या है? योग्यता, समता, क्षमता, सामर्थ्य, बुद्धि, इन सब के आधार पर जब व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का समान अवसर मिल जाता है, तो वो आर्थिक समानता बन जाती है। ये पहला अर्थ। लेकिन इसमें हम एक दूसरी बात और जोड़ रहे हैं, और वो दूसरी बात ये कि संपत्ति कभी भी, संपत्ति जो कि अर्थ से जुड़ा हुआ है, कभी भी शोषण का जरिया ना बने ना। संपत्ति के बल पर समाज में शोषण की उत्पत्ति नहीं हो। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे हमारे प्राचीन या मध्यकालीन समाज में होता था, जो सामंत वर्ग होता था वो कमजोर वर्गों का शोषण करता था, उनके यहाँ अपने अपने यहाँ पर उनसे बेगार लिया करता था। तो संपत्ति कभी भी शोषण का जरिया ना बने, और संपत्ति के कारण कभी भी कोई व्यक्ति वंचित ना रहे मूलभूत आवश्यकताओं के। अगर इस स्थिति को दूर कर दिया जाता है, तो ये भी आर्थिक समानता का एक पक्ष बन जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि संपत्ति किसी के भी शोषण का जरिया ना बने, साधन ना बने, और संपत्ति के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित ना रहे। जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये भी आर्थिक समानता का एक पक्ष बन जाता है। ये दूसरी बात। आर्थिक समानता में हम एक तीसरी बात और बता सकते हैं, वो है एक विचारधारा है जिसको हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं।
समाजवादी विचारधारा मूलतः आर्थिक विचारधारा है, जो ये कहती है कि राज्य के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका उत्पादन, उनका वितरण वो सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिए, ताकि सभी लोग अच्छा सा जीवन यापन कर सके। तो बेसिकली हम लोग आर्थिक समानता की बात समाजवादी विचारधारा से जोड़ सकते हैं, और यही समाजवाद बाद में चलकर न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। लेकिन जब हम आर्थिक समानता की बात करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये समाजवादी विचारधारा का एक मुख्य पक्ष है, जो समाज में आर्थिक समानता लाने की बात करता है। एक और अंतिम बात हम इसके संदर्भ में कर सकते हैं कि आर्थिक समानता राजनीतिक समानता के साथ जुड़ी हुई है ना। राजनीतिक समानता अभी आप लोगों को मैंने बताया था, जिस किसी भी देश में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उसमें जब लोगों को भाग लेने का समान अवसर मिलता है तो वो राजनीतिक समानता है। लेकिन लोग राजनीतिक समानता का प्रयोग कब करेंगे? जब वो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं रोज मेहनत करता हूं, तब मुझे शाम को इतना पैसा मिलता है कि मेरे घर का चूल्हा जलता है ना। अगर मेरे पास पैसा होगा तो कल चुनाव है, मैं उसमें वोट डालने जाऊंगा। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है और कल चुनाव है तो मैं पहले वोट डालने नहीं जाऊंगा, मैं पहले काम करने जाऊंगा, क्योंकि मेरी चिंता क्या है कि अगर मैं काम करूंगा तो मैं अपना पेट भर पाऊंगा, वोट डालने से मेरा पेट नहीं भरेगा, है ना। तो राजनीतिक समानता कब सार्थक होती है? जब व्यक्ति को आर्थिक समानता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इसीलिए इस आर्थिक समानता का राजनीतिक समानता के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है। तो ये 5 प्रकार हम लोग बता सकते हैं समानता के। मैं फिर रिपीट कर देता हूं पांचों प्रकार। पहला हमने बात करी थी प्राकृतिक समानता, दूसरी बात करी थी राजनीतिक समानता, तीसरी हमने बात करी थी नागरिक समानता की, चौथी सामाजिक समानता की, और पांचवी और अंतिम बात हम लोगों ने की है आर्थिक समानता की। ये समानता के 5 प्रकार। अगली एक और कई बार आपकी एक छोटा प्रश्न बनता है, स्वतंत्रता और समानता में संबंध क्या है? ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारा पूरा पिछला एक टॉपिक था, समानता से पहले हम लोगों ने स्वतंत्रता पढ़ा था, है ना। स्वतंत्रता के अर्थ, स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता को कैसे संरक्षित रखा जाता है, ये बातें पिछले टॉपिक में थी। और अभी हम लोगों ने समानता के अर्थ और उसके प्रकार के बारे में पढ़े। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। स्वतंत्रता और समानता दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इस बात को समझने के लिए हमें इन दोनों के बीच के संबंधों को जानना आवश्यक है। तो जो अगली हेडिंग है हमारी वो है स्वतंत्रता और समानता में संबंध। इस पूरी बात को हम 2 दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता में संबंध क्या है। 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पहला है, कुछ विचारक ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है। ये ध्यान से समझना, जब हम स्वतंत्रता और समानता के संबंधों की चर्चा करते हैं तो एक पक्ष कुछ विद्वानों का ऐसा है जो ये मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, और दूसरा पक्ष एक ऐसा है जो ये मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए हम स्वतंत्रता और समानता के संबंधों को समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले दृष्टिकोण के ऊपर। पहला दृष्टिकोण क्या कहता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इसको जानने के लिए हम बात करते हैं पहले 2 विद्वानों की। एक है लॉर्ड एक्टन और दूसरे है डी टॉकविले। ये मुख्य तौर पर ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। लॉर्ड एक्टन का एक कोटेशन है। लॉर्ड एक्टन ने एक बात कही थी कि समानता की भावना ने स्वतंत्रता की आशाओं पर पानी फेर दिया। इसको लॉर्ड एक्टन ऐसे भी कहते हैं कि समानता की आकांक्षा ने स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ कर दी है। इसका मतलब क्या है कि जहां समानता की बात की जाएगी वहां स्वतंत्रता नहीं होगी, और जहां स्वतंत्रता की बात की जाएगी वहां पर समानता नहीं होगी। ये बात लॉर्ड एक्टन और टॉकविले जैसे विद्वान कहते हैं। इनकी बातों को समझने के लिए हम 2 अलग अलग तर्कों को यहां पर समझते हैं। पहला, लोक प्रचलित अर्थ। लोक प्रचलित अर्थ का मतलब क्या होता है?
कि आम लोग क्या सोचते हैं, सामान्य जनता क्या सोचती है। तो लोक प्रचलित अर्थ के अंदर या सामान्य जनता की समझ के अंदर यह कहा जाता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, पहली बात है ना। दूसरी बात, उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क दिया, आम लोग जो ये मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की विरोधी है, या लॉर्ड एक्टन और टॉकविले जैसे विद्वान जो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता साथ नहीं रह सकती है, उन्होंने तर्क क्या दिया, उन्होंने तर्क ये दिया कि अगर स्वतंत्रता की बात करते हैं तो समानता की स्थापना हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, हर व्यक्ति अगर स्वतंत्र है अपनी इच्छा से काम करने के लिए, है ना, हर व्यक्ति अगर स्वतंत्र है, तो इस स्वतंत्रता की स्थिति में कौन व्यक्ति काम कर पाएगा, जो शक्तिशाली होगा। जो शक्तिशाली होगा वो काम करेगा और वो दुर्बल को काम करने से रोक देगा। जो शक्तिशाली होगा उसके पास विशेषाधिकार आ जाएंगे अपनी शक्ति के बल पर, अपने सामर्थ्य के बल पर, और उन विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए वो दुर्बल लोगों को काम करने से रोक देगा। और दुर्बल लोगों को काम करने से रोका जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि दुर्बल शक्तिशाली के समान नहीं है। तो इसलिए अगर स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो ये उससे समानता की स्थापना नहीं होती है। और इसी को अगर हम उल्टा कर दें कि अगर समाज के अंदर समानता की स्थापना कर दी जाए, है ना, हर व्यक्ति को अगर समान रख दिया जाए, तो समान रखने के बाद कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से आचरण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे दूसरे के समान रहना है। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी सोच उसको दूसरे के समान रखनी है। और अगर वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है तो वो एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो समानता के बंधन में बंधा हुआ है ना। तो लॉर्ड एक्टन या टॉकविले जैसे विद्वान क्या कहते हैं कि ना तो स्वतंत्रता समानता की स्थापना में सहायक है और ना ही समानता के कारण व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे की विरोधी है। जहां स्वतंत्रता होगी वहां समानता नहीं होगी, और जहां समानता होगी वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। ये एक दृष्टिकोण है स्वतंत्रता और समानता के संबंधों में। लेकिन मैं फिर कह देता हूं, ये कुछ विद्वानों का तर्क है, ये हकीकत नहीं है ना। ये स्वतंत्रता और समानता के संबंध में कुछ विद्वानों या कुछ लोगों की मान्यता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है और एक के अस्तित्व में दूसरा अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत जानने के लिए हमें दूसरा दृष्टिकोण देखना पड़ेगा, और दूसरा दृष्टिकोण है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक है। पूरक का मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर एक का अस्तित्व है तो ही दूसरे का अस्तित्व है, और अगर दूसरे का अस्तित्व है तो ही पहले का अस्तित्व है। तो दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। ये दूसरा दृष्टिकोण है जिसको हम कह रहे हैं स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। एक विद्वान हुए हैं लास्की, जिन्होंने इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। अब इस दूसरे दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बार वापस स्वतंत्रता और समानता के वास्तविक अर्थ को समझने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता से नहीं है। स्वच्छंदता का मतलब हमने क्या देखा था? मनमाना व्यवहार। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब हम लोगों ने क्या देखा है? स्वतंत्रता का मतलब समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर न्यूनतम प्रतिबंध लगाए जाए। न्यूनतम प्रतिबंध क्यों? ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार अपने आचरण को कर सके, है ना। अगर समाज में राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा ये प्रतिबंध नहीं होंगे तो क्या होगा? शक्तिशाली लोग जो होंगे वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर लेंगे और कमजोर लोगों को काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए कमजोर और शक्तिशाली सभी को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की आजादी हो, इसलिए राज्य को कुछ न्यूनतम प्रतिबंध लगाने आवश्यक हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब मनमाना व्यवहार नहीं है बल्कि न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ व्यक्ति को उसके आचरण करने की आजादी प्रदान करना, यह स्वतंत्रता का मतलब है। इसी तरह से समानता का मतलब केवल भौतिक समानता से नहीं है ना। भौतिक समानता मतलब सबको एक जैसी सुविधाएं प्रदान कर दो, यह समानता नहीं है। समानता का मतलब क्या है? समाज में रहने वाले लोगों को वो सारी परिस्थितियां प्रदान करना जिसके अंदर सभी को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो
और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों का प्रयोग ना करे। जब ये स्थिति होती है तो उसको हम समानता की स्थिति कहते हैं। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों के वास्तविक अर्थों को जानना जरूरी है। और जब वास्तविक अर्थों को जान लेते हैं तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों का महत्व एक दूसरे से है। कैसे है? क्योंकि दोनों का लक्ष्य, स्वतंत्रता का लक्ष्य भी क्या है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करके अपने व्यक्तित्व का विकास करे, और समानता का लक्ष्य भी क्या है कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समान विकास करे। दोनों का लक्ष्य एक है, स्वतंत्रता का लक्ष्य भी एक है और समानता का लक्ष्य भी एक है, और वो है मानव का विकास। इसीलिए दोनों मिलकर, स्वतंत्रता और समानता दोनों मिलकर मनुष्य को विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, उसको एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हर व्यक्ति को स्वच्छंद रख दिया जाए, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों को प्राप्त होगी। जो लोग सक्षम नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, वो लोग स्वतंत्र नहीं रहेंगे, और जब वो लोग स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो उन्हें विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए जरूरी क्या है? सभी लोग स्वतंत्र रहें। और सभी लोग स्वतंत्र कब रहेंगे समान रूप से? जब सभी लोगों पर राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब समानता के आधार पर सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो, इस समानता के आधार पर राज्य के द्वारा यथोचित उचित प्रतिबंध लगाकर सभी को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो स्वतंत्रता का आवश्यक तत्व क्या हो गया? समानता। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति समान है, सबको जीने का समान अधिकार है, सभी स्वतंत्र रूप से अपना विकास करें। इसीलिए इस समानता के आधार पर राज्य न्यूनतम प्रतिबंध लगाकर हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो ये समानता के आधार पर हम स्वतंत्रता की स्थापना की बात कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि समानता के आधार पर ही व्यक्ति स्वतंत्र आचरण कर सकता है ना। अगर समानता नहीं होगी समाज के अंदर तो क्या होगा? कुछ लोग विशेष स्थिति में आ जाएंगे, विशेषाधिकारों का प्रयोग करने लगेंगे, और उससे न तो हर व्यक्ति स्वतंत्र रह पाएगा और न ही हर व्यक्ति समान अवसरों का प्रयोग कर पाएगा। इसीलिए समानता के आधार पर विशेषाधिकारों को समाप्त करके समान अवसर भी सृजित किए जा सकते हैं और व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता भी प्रदान की जा सकती है। विशेषाधिकारों की स्थिति में या विशेषाधिकारों की उत्पत्ति होने पर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आचरण नहीं कर पाएगा। केवल वही लोग कर पाएंगे जो किसी न किसी कारणवश योग्य हैं, सक्षम हैं, प्रतिभाशाली हैं, और शेष लोग वंचित हो जाएंगे अपनी स्वतंत्रता और अपनी समानता का प्रयोग करने से। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि समानता के द्वारा स्वतंत्रता को सार्थक बनाया जाता है, और जब हर व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो समान आचरण करते हुए समानता को अपना आधार प्रदान करता है। तो ये जो तर्क हैं, इन तर्कों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है ना। आप जैसे मैंने कहा था, लास्की एक प्रमुख विद्वान हुए थे जिन्होंने इस तर्क का मुख्य तौर पर समर्थन किया था। लास्की क्या कहते हैं कि समानता के अभाव में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना नहीं हो सकती। आप लोगों ने कल स्वतंत्रता के बहुत प्रकार पढ़े थे। स्वतंत्रता का कोई भी प्रकार बिना समानता के स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर समाज में असमानता है, इसका मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, और अगर हर व्यक्ति स्वतंत्र है, इसका मतलब समाज में हर व्यक्ति समान अवसरों का, समान अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए लास्की कहते हैं कि समानता के अभाव में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना नहीं हो सकती। एक और विद्वान है जिनको हम टॉनी के नाम से जानते हैं। टॉनी ये कहते हैं समानता की प्रचुर मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी नहीं बल्कि उसकी अत्यंत आवश्यक दशा है। इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो देखा कि स्वतंत्रता अगर स्थापित करनी है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रखना है,
तो इसके लिए समाज में समानता को स्थापित करना आवश्यक है। तो समानता की जितनी ज्यादा मात्रा होगी, समाज में जितनी ज्यादा समानता स्थापित होगी, उतनी ही मात्रा में स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के लोग करेंगे। इसीलिए टोनी क्या कहते हैं कि समानता की प्रचुर मात्रा स्वतंत्रता की एक आवश्यक दशा है। ये एक महत्वपूर्ण बात। और इन सारी बातों के निष्कर्ष के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बिना समानता की कल्पना नहीं की जा सकती और समानता के बिना स्वतंत्रता निरर्थक है। इसीलिए स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। तो ये आपका एक अगला टॉपिक हुआ, स्वतंत्रता और समानता के बीच में संबंध।